नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये घटना चक्र की बुक है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है, तो इसका लाभ उठाइए और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो जरूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें कहा जा रहा है श्री बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, उस समझौते को हम लोग क्या कहते हैं। सही उत्तर होगा इसका सी, यानी कि पूना समझौता या फिर पूना पैक्ट भी कहते हैं इसको हम। अब इसके बारे में थोड़ी सी विस्तार से हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या मामला था, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है। 16 अगस्त 1932 को, ध्यान से सुनना हर एक शब्द को, मैं बार बार कह रहा हूँ। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि उस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है, अपने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की, जिसे हम कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। ठीक है। इस अधिनिर्णय के तहत मुसलमानों, यूरोपियों तथा सिखों के साथ साथ दलित वर्गों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। इंग्लिश में से हम कह सकते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है। यानी कि कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब हुई थी, तो वो हुई थी 16 अगस्त 1932 में। ठीक है। और ये घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि इंग्लैंड के उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है। इसमें क्या था कि मुसलमानों, यूरोपियों, सिखों के साथ साथ दलित वर्गों के लिए भी एक पृथक निर्वाचन मंडल का आयोग का प्रावधान था इसमें। ठीक है। इसी के विरोध में गांधी जी जो थे वो 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठ गए। किस पर बैठ गए? आमरण अनशन। तो ये शब्द पर आपको गौर करना है, आमरण अनशन पर। ठीक है। और इसी के सिलसिले में 24 सितंबर 1932 को पूना में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तथा गांधी जी के अनुयायियों के मध्य एक समझौता हुआ, जिसमें दो शर्तों के आधार पर संयुक्त निर्वाचन मंडल बनाए जाने के संबंध में सहमति हुई। उनमें से पहला जो शर्त था उसमें यह था कि प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की जाएगी, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटें की व्यवस्था थी। ध्यान से सुनना। दूसरा क्या शर्त था कि केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। तो ये बातें जो है, जो अभी मैंने बताया कि कितनी सीटें आरक्षित की जाएंगी, ये बातें हुई थी पूना समझौता यानी पूना पैक्ट में। समझ में आया? आगे बात करें अगले सवाल पे। ठीक है। यहाँ पर है एक कथन है ए, और यहाँ पे इसका दिया गया है कारण। दोनों को हम पढ़ेंगे फिर बात करेंगे। ए में है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। और दूसरा पॉइंट है आर, यानी कि कारण है, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। अब आइए इसका उत्तर जानते हैं। अब देखो, इसमें 4 ऑप्शन है, आप सभी के सामने दिख रहा होगा ए, बी, सी, डी। ठीक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है, तथा ए आर का जो ए है उसका आर सही स्पष्टीकरण कर रहा है। यानी कि ए में जो पॉइंट लिखा है ये बात सत्य है, और आर में जो पॉइंट लिखा है ये भी सत्य है, और आर जो है ए का कारण है। जो लिखा हुआ है ना, ए के पीछे का कारण क्या था, तो आर में जो लिखा है वो कारण था। फिलहाल हम इसके बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि अभी मैंने बात किया, सांप्रदायिक निर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई थी, जिनका चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था। इस नए निर्णय के तहत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। तो ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। आगे बात करें अगले सवाल पर। एक मिनट दोस्तों, मैं आपसे एक बार और कहना चाहता हूँ कि इतने शानदार, मतलब मैं क्या ही बताऊँ यार, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपको एक सवाल में कितनी जानकारी दी जा सके। आपका इस समय, इस वक्त एक लक्ष्य है होना चाहिए, आपको बहुत नॉलेज नहीं गेन करना है, क्योंकि नॉलेज हमेशा, हिस्ट्री कोई कभी एकदम ख़त्म ही नहीं कर पाता है। वो लाइफ टाइम तुम पढ़ते जाओगे, कुछ ना कुछ नई चीज़ मिलेगा। 2 ढाई महीने बाद एग्ज़ाम है, और इसका सही उपयोग करो। जैसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ
हर सवाल में मैं एक सवाल अगर मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें 4 बातें मैं बताता हूँ, यानी एक सवाल में 5 सवाल आपको मिलते हैं। यार तो मेरी कोशिश है कि आप सभी का फ़ायदा हो, तो आप इस सब का फ़ायदा उठाओ, इस वीडियो को देखो, और अगर आपके पास बुक है उसको भी पढ़ो, या फिर आप कहीं कुछ भी जो कर रहे हो, कोई बुक ले रहे हो या किसी का कोचिंग भी कर रहे हो, करो, मैं ये नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसका भी फ़ायदा उठाओ। अगला सवाल है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अच्छा सवाल है, सही उत्तर होगा ए, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो कि महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ यानी कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है 1932 में की थी। तो हरिजन संघ, हरिजन शब्द सुनकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी पर मत लगाना, महात्मा गांधी जी हैं। तो ये अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, तो ये ध्यान देना, भारतीय हरिजन संघ का जो होगा वो महात्मा गांधी जी से संबंधित है। कब स्थापना हुआ था? 1932 में। अब आगे सुनना, 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया था। तो हरिजन नामक पत्रिका जो एक साप्ताहिक पत्रिका था, ये किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था? 1933 में। ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिड़ला को बनाया था। यानी कि स्थापना तो महात्मा गांधी जी ने इसका कर दिया, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो इसको अध्यक्ष बनाया गया था घनश्याम दास बिड़ला को, गांधी जी के द्वारा। अब देखो, एक सवाल ये था भारतीय हरिजन संघ की स्थापना, मैं चाहता तो यही बता देता भैया महात्मा गांधी, फिर आगे बढ़ जाता। लेकिन देखो कितनी चीजें मालूम हुई। पहली चीज, कब बना? 1932 में। देखो ये तो इसका उत्तर हो गया पहला। दूसरा मैं क्या बता रहा हूँ? 1932 में बना। तीसरा मैं क्या बता रहा हूँ? 1933 में गांधी जी ने हरिजन साप्ताहिक पत्रिका भी लॉन्च किया। क्या हो गया? 3-4 चीज हो गया। और मैं बता रहा हूँ कि इसके जो अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला जी थे, इनको गांधी जी ने ही बनाया था। ठीक है, स्थापना गांधी जी ने किया, लेकिन अध्यक्ष ये थे। समझ में आया? तो कितनी चीजें मालूम पड़ रही हैं, तो इसको लाभ उठा लो। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 ऑप्शन है, पहले में हरिपुरा अधिवेशन 1938, बी है त्रिपुरी अधिवेशन 1939। अगर नहीं दिख रहा है बी वाला तो मैं बोल दे रहा हूँ, बी में है त्रिपुरी अधिवेशन 1929। अब आइए सी में बात करें, एक मिनट। सी में है लाहौर अधिवेशन 1929, डी में है मद्रास अधिवेशन 1927। अब इसका उत्तर जान लेते हैं। उत्तर दोस्तों सही होगा बी वाला, बी, यानी कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में जो था, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। फिलहाल इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें कि 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात में है, उस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे, वो भी निर्विरोध। तो पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी कब अध्यक्ष बने थे? वो है हरिपुरा 1938 में, वो भी गुजरात में है। खैर ये तो मैंने एज अ जनरल नॉलेज के बता दिया। अब आगे सुनो, ठीक है, क्योंकि हरिपुरा के बारे में बात नहीं हो रहा, क्योंकि हरिपुरा के बारे में यहाँ पर दिया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी को थोड़ा सा समझा देता हूँ। लेकिन फिलहाल उत्तर क्या होगा? बी वाला। ध्यान से सुनना। अब बात हुआ यूं कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में, जो कि उत्तर है, गांधी जी द्वारा एक इंसान को समर्थन दिया गया था, जिसका नाम था पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने थे? ये सुभाष चंद्र बोस, यानी कि दूसरी बार भी बने, लेकिन जिसके खिलाफ बने थे वो थे, उनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया, और इनका सपोर्ट था महात्मा गांधी जी का। लेकिन परंतु कुछ कारणवश, कुछ प्रॉब्लम के वश गांधी जी से मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने त्यागपत्र दे दिया, और फिर उसके बाद में अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिलहाल ये तो रही बात की बात। देखो क्या हुआ ना, महात्मा गांधी जी ने एक बात बोल दिया कि जैसे उस समय महात्मा गांधी जी का एक क्रेज बहुत बड़े स्तर पे था, मतलब कह सकते उस समय वो हीरो थे। तो भाई साहब, जब वो उस समय हीरो थे और उन्होंने जिसको सपोर्ट किया, अगर वो हार जाए तो कहीं ना कहीं गांधी जी की बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? समझ रहे मेरी बात? तो यही सब देखकर सुभाष चंद्र बोस जी ने त्यागपत्र दे दिया। लेकिन उसके बाद ये नहीं कि इस त्यागपत्र देने के बाद पट्टाभी सीतारामैया जी को ही अध्यक्ष बनाया गया, ना ना ना, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। समझ में आया? तो ये है मसला। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया है, यानी 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 तो सही होगा, 1 सही नहीं होगा, लेकिन पूछा क्या गया है कौन सा सही नहीं होगा। फिलहाल इसका उत्तर होगा डी। डी यानी कि अगर नहीं दिख रहा है डी वाला तो मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। डी में वे सदैव डायरी रखते थे, यह बात सत्य नहीं है। ठीक है, यानी कि और बाकी तीनों पॉइंट सही हो गए, ए बी सी, ये तीनों पॉइंट मोहम्मद अली जिन्ना के संदर्भ में सही है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है जो सही नहीं है, तो सही नहीं में ये आता है कि वो हमेशा डायरी नहीं रखते थे। फिलहाल
थोड़ा सा जानकारी ले लें। तो खैर इसका जानकारी तो ऑप्शन में ही है कि वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, ये बात सत्य है। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी बात सत्य है। और सी है कि असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, यह भी सत्य है। अब ये आसान जवाब हो चुका है, ठीक है। और कहिए तो थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बात कर ही लिया जाए। चलिए अगले सवाल में बात कर लेंगे। लाओ कर ही लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर ने नहीं बताया। बात यह है कि जिन्ना दो राष्ट्र, जो भी अभी मैंने बताया, दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। और 23 मार्च 1940 को क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। ये भी पूछा जा सकता है कभी सवाल में कि मोहम्मद अली जिन्ना ने किस अधिवेशन में भारत से अलग पाकिस्तान की मांग की थी। तो ये होगा लाहौर अधिवेशन, जो कि 23 मार्च 1940 को हुआ था, और इसका अध्यक्षता खुद मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। इसी में पाकिस्तान की मांग की थी जिन्ना ने। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा जो है तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक एवं खलीकुजुम्मा का काफ़ी योगदान रहा। तो उसमें 2-3 लोग का योगदान है, फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जिन्ना के बारे में जानना है। और अभी जैसा कि मैंने बात किया कि असहयोग आंदोलन में जिन्ना ने सहमति नहीं दी और भाग नहीं लिया। फिर ठीक है, आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। इसमें है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें 4 नाम है। पहला है आगा खां, दूसरा है M.A. जिन्ना, तीसरा है लियाकत अली खां, चौथा है D. मोहम्मद इकबाल। बहुत सारे बच्चे कहेंगे ना सर मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन नहीं, इसका सही उत्तर होगा D. मोहम्मद इकबाल। क्योंकि मोहम्मद इकबाल जी जो थे वो 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद, यानी जो इसमें प्रयागराज नाम है, अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा। यानी कि जब 1940 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा, उससे 10 साल पहले ही इन्होंने, मोहम्मद इकबाल ने ही ये प्रस्ताव रख दिया था 1930 में। कहाँ रखा था? तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज के अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता ये खुद ही कर रहे थे। समझ में आया? आगे बात करें अगले सवाल पर। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, 1 मिनट। अब बात करें अगले सवाल के बारे में। इसमें अच्छा सवाल है। इसमें कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का फल था। तो क्या फल था? 4 पॉइंट है। पहला है कि क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के निराशय का, दूसरा है भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, तीसरा है गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, या फिर चौथा है AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। फिलहाल भारत छोड़ो आंदोलन का फल क्या था, उसका परिणाम क्या था, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो इसका उत्तर सही होगा बी, यानी कि 1, 2, 4। पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट सही है, चौथा पॉइंट सही है, तीसरा गलत है। अब बात कर लेते हैं, विस्तार से बात करेंगे, एकदम हर चीज़ को खोलकर, हर एक लाइन को बीच में खोल कर बात करेंगे। मार्च 1942 में क्या होता है कि क्रिप्स मिशन की विफलता, यानी कि उसमें सफलता नहीं मिलती है। इससे यह स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश सरकार जो है युद्ध में भारत की अनुचित साझेदारी को तो बराबर रखना चाहती थी, लेकिन किसी सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार नहीं थी। यानी कि वो ये चाहती थी कि ठीक है कुछ बातें मान ली जाए भारत का, लेकिन वो पूर्णता हर चीज़ जो मांग चल रही थी कि पूर्णता स्वराज, इन सब चीज़ों के पक्ष में वो नहीं थी। ठीक है, लेकिन करो या मरो वाले भाषण में गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि मैं रूस या चीन की हार का औजार नहीं बनना चाहता। लेकिन 1942 के बसंत तक उन्होंने लगने लगा था कि संघर्ष अपरिहार्य है। यानी कि कांग्रेस ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव वापस किया। गांधी जी ने अपने लेखनों में भी कभी भी देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए नहीं भड़काया था। यानी कि क्या पूछा गया था, फल क्या था? तो फल में यह है कि क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीयों के निराशे का, ये बात सही है। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन तीसरा नहीं सही है। आगे बात करेंगे। अगला सवाल है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम क्या था? उनका सही उत्तर होगा ए, लुई फिशर। जो लुई फिशर साहब थे वो अमेरिकी पत्रकार थे, और वो उस दौरान महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथी थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अच्छा सवाल है, इसमें यह बताना सही उत्तर। 1 मिनट को इसको थोड़ा जूम कर लेते, कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया। इसमें है ए में है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान अंग्रेज के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। पहला पॉइंट है, और इसका कारण दिया गया नीचे, तो कारण को पढ़ते हैं।
कारण में है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। उत्तर सही होगा, देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए और आर दोनों बात पॉइंट सही है, चलो ठीक है। और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण, यानी कि अगर हम बात करें मोटे मोटे तौर पर, तो ए में जो कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान जो थे कांग्रेस के प्रति सामान्य घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आए थे, ये बात सही है। ठीक है, अंग्रेज और मुसलमान एक दूसरे के पास आए थे। और जिन्ना ने ये भी कहा था कि ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और ये भी कहा कि मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं जो जिन्ना थे वो ब्रिटिश का एक कह सकते हो कि उनका साथ दे रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर इसके बारे में एक बार फिर से बोल दूं विस्तार से तो आप लोग और समझ जाएंगे। फिलहाल अगर समझ गए हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरोड़ा अशरफ अली जुड़ी है? अच्छा सवाल है, इसका सही उत्तर होगा डी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ अरोड़ा अशरफ अली जुड़ी है। थोड़ा जानकारी कहो तो ले लेते हैं इसमें। अरोड़ा अशरफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है, ये चीज ध्यान देना। उस समय अरोड़ा अशरफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, ये आदि नेताओं ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। जो उस समय कांग्रेस के कई सारे नेता जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो यही 4-5 नेता मुख्य रूप से उस चीज़ को लीड करते हैं और उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। आगे बात करें अगले सवाल पर। इसमें है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? अच्छा सवाल है, सही उत्तर होगा, एक मिनट, सही उत्तर इसका होगा, एक मिनट जो यार, सी होगा, बलिया, उस दौरान समांतर। ठीक है, समझ में आया? तो भारत छोड़ो आंदोलन एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी थी कि देश के कई स्थानों पर समांतर सरकार की स्थापना थी। जैसे 1942 के दौरान देश के प्रमुख 3 जगहों पे थी। फिलहाल हम बात कर लें तो सबसे पहले आता है बलिया, जो कि अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक समांतर कह सकते हो कि सरकार की स्थापना थी वहाँ पे। दूसरा आता है तामलुक, जो कि बंगाल में है। यहाँ पर दिसंबर 1942 से लेकर अगस्त 1944 तक जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के कार्यक्रम के प्रारंभ के लिए एक समांतर सरकार की स्थापना की। और तीसरा है सतारा, महाराष्ट्र में, जो कि 1943 से लेकर 46 तक था। सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। ठीक है, समझ में आया? आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। एक मिनट। प्रश्न नंबर 6 है कि ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? अब देखो, रूबिकॉन, ऑपरेशन रूबिकॉन कभी भी सुनना तो ये किससे संबंधित है, सिर्फ ये याद कर लो, बाकी ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सही उत्तर होगा ए, यानी जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। ठीक है, आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी जी के स्वास्थ्य जब खराब हो गया था, आमरण अनशन के दौरान जब तेजी से गिरावट आने लगा था उनके स्वास्थ्य पर, उस समय डॉक्टरों के परामर्श पर ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया था कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। ठीक है, तो ऑपरेशन रूबिकॉन नाम जो है ये किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी जी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।